नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल के विदेश दौरों पर विपक्ष हमलावर रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी ने विदेश में ऐसे बयान दिए कि देश में सियासत गर्मा गई है, देश की सियासत में तूफान मच गया है। राहुल ने टेक्सास में रोजगार के मुद्दे पर जहां चीन की तारीफ की, तो चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी, प्रधानमंत्री और आरएसएस पर भी हमला बोला। तो भाजपा ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर एक बार फिर विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। वार पलटवार के बीच सवाल है कि राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए इन बयानों के मायने हैं क्या, और क्या विदेश में राहुल के बयान से वाकई देश की छवि खराब हुई है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या राहुल ने कहा और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone, and we saw that immediately within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. राहुल गांधी ने टेक्सास के इस कार्यक्रम में आरएसएस पर भी हमला बोला। राहुल ने संघ की विचारधारा पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल को आरएसएस को समझने में पूरा जन्म लग जाएगा। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. The Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने रोजगार के मसले पर भी बोला। राहुल गांधी ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए वहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन भारत में रोजगार की समस्या गंभीर है। इस पर भी बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विदेशों में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back made in China. भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। राहुल ने संसद में अभय मुद्रा पर दिए बयान को फिर दोहराया तो भाजपा नेत्री उमा भारती ने एक्स पोस्ट पर राहुल पर हमला बोला। उमा ने लिखा कि अभय मुद्रा के दूसरे हाथ में शस्त्र है, मर्यादा तोड़ने पर शस्त्र भी चलते हैं। जाहिर है राहुल गांधी के बयानों पर देश के साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्म है। और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए, देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। तो आंकड़े तो सबके सामने हैं, क्या इन्हें आंकड़े नहीं दिखते? आंकड़ों से आपकी दुश्मनी क्या है भारतीय जनता पार्टी वालों की, कि जो आंकड़े सामने हैं। देश का विरोध तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं। जब आप आंकड़े सामने रख के बात करते हैं कि साहब हमारे यहाँ बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है, तो क्या गलत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सत्ता के लालच में और सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बार बार परिलक्षित हुआ है। दुनिया में भारत को बदनाम करना,
ये कांग्रेस की नीति रही है और उसी का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चाइना को लेकर हर समय राहुल गांधी और कांग्रेस का जो मत रहा है वो इसी तरह रहा है कि वो चाइना परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कमज़ोर हो, ये उनकी आदत है और मुझे शर्म आती है और मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के बयान देकर वो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। उमा भारती जी को इसमें कोई कमी दिखती हो, साध्वी है उनके खिलाफ तो मैं बोलूंगा नहीं, पर उनको एहसास करना चाहिए कि साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचें। राहुल गांधी पहले भी विदेश दौरे पर जाते रहे हैं और इन दौरों पर बीजेपी हमलावर रही है। एक बार फिर राहुल के अमेरिकी दौरे और वहां दिए गए उनके बयानों ने देश की सियासत गरमा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बहरहाल विदेश में राहुल गांधी ने बयान दिया और उसके बाद देश में सियासी तूफान मचा है और किस तरह का मचान तूफान है आपने अभी सुना। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सच्चिदानंद उपासने जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। संतोष गौतम जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संतोष जी, आपका भी स्वागत। और सरमन नगेली जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। उपासने जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। राहुल गांधी को आपने सुना, एक के बाद एक बयानों की श्रृंखला है। विदेश दौरे पर गए हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने RSS पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर, तमाम लोगों पर हमला बोला है। रोजगार की बात भी वहां पर वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे उपासना जी इन बयानों पर? देखिए, यदि राहुल गांधी जी में भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का भाव होता, राष्ट्र को किस प्रकार से विश्व में स्थापित करने की जो बात चल रही है, जो भारत कभी विश्व गुरु था, जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत को आज़ादी के बाद से किस प्रकार से विखंडित किया गया, इन सब बातों का अध्ययन भी यदि उन्होंने किया होता कि किस प्रकार से और लगातार सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश का हित किया, इस देश को टुकड़े टुकड़े किए, इस देश को बांटने की कोशिश जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर की, उसी कांग्रेस पार्टी के आज वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में वे विदेश में गए हैं और वहाँ जाकर वे भारत के खिलाफ, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भाषा का मुद्दा हो जी, यहाँ पर इस प्रकार के जाकर भारत की हंसी उड़ाना, भारत को गाली देना, ये निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उपासना जी ये बात कह रहे हैं। संतोष गौतम जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि जब भी विदेश दौरे पर राहुल गांधी जाते हैं वो भारत की छवि को ऐसे ही खराब करते हैं, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उपासना जी भी इस बात को कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया संतोष जी? देखिए, उपासने जी ने यदि कहा है कि राहुल जी का बयान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, तो राष्ट्रद्रोह के दो मानदंड और दो मापदंड नहीं हो सकते। राष्ट्रद्रोह तब भी लागू होना चाहिए जब मोदी जी ने जाके विदेश में कहा था कि भारत में पैदा होने में हमें शर्म आती थी, भारत एक कमजोर राष्ट्र था, ये मोदी जी ने कहा था। तो अगर राहुल गांधी जी ने कोई राष्ट्रद्रोह किया है तो मोदी जी ने क्या किया है, इसकी भी परिभाषा उपासने जी और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सुन रहा था, वो रोजगार के आंकड़ों पर और चीन के मुद्दे पर राहुल जी को घेर रहे थे। तो रोजगार के मुद्दे पर राहुल जी के घेरने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यहाँ की खबरें छुपती नहीं है। जब पता लगता है कि यहाँ पर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का झूठा वादा एक प्रधानमंत्री ने किया था और देने में बिल्कुल आनाकानी की, तो फिर दुनिया में बदनामी होती है। अगर पता चलता है कि भारत के लिए जो गोल्ड मेडल लाने वाले पहलवान थे, उनके जो सेक्सुअल जो हैरेसमेंट करता है, उसके पक्ष में जब भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो भारत की बदनामी होती है। मणिपुर में जब हमारी बहनों की नग्न परेड कराई जाती है और प्रधानमंत्री वहां झांकने तक नहीं जाते, उससे भारत की बदनामी होती है। और जहां तक चीन की बात है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बस्तियां बसा ली है और तब लाल आंख उसको नहीं दिखाई जाती तो भारत की बदनामी होती है। ठीक है, उपासना जी क्या कहेंगे इस पर? संतोष गौतम जी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी वहां जाकर ये कहते हैं कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा, वहां पर रोजगार की स्थितियां बेहतर है, देश में रोजगार की स्थिति बेहतर नहीं है, तो इसमें बीजेपी को बुरा क्यों लग रहा है? उपासना जी? नहीं, देखिए, इसलिए बुरा लग रहा है कि आज भारत जो है विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है।
भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु के पद चिन्हों पर चल रहा है। आज भारत के योग को भी विश्व के अनेक राष्ट्र सम्मान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत ने आज गुरु के रूप में स्थान हासिल किया है। तो जहां भारत जो है आज इस दिशा में, हर दिशा में अग्रणी यहाँ से आया, जिस प्रकार से इनके कांग्रेस के शासन में 13 लाख करोड़ का यहाँ से निर्यात होता था, आज वही निर्यात 80 लाख करोड़ से अधिक निर्यात हो रहा है। तो क्या ये भारत की छवि विश्व में बन नहीं रही है? ये इसी के कारण आज निर्यात यहाँ का बढ़ा है कि यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हुआ, इसलिए 80 लाख करोड़ से ज़्यादा जो निर्यात हो रहा है। और दूसरी बात, मैं संघ के बारे में बोलता हूं कि संघ के बारे में बोलने का इनको क्या नैतिक अधिकार है? ये मैं तो इनको चैलेंज करता हूं कि संघ की शाखा में वे 1 महीने तक आ जाए। यहां शिशु से लेकर, बच्चे से लेकर के जो पाठ पढ़ाया जाता है वो राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। और भारत भी जो है राष्ट्र भक्ति की ही बात करता है। क्या अपने राष्ट्र की भक्ति की बात करना या अपने राष्ट्र की विचारधारा की बात करना, क्या ये कोई गलत है? संतोष गौतम जी प्रतिक्रिया दीजिएगा इसके ऊपर, उसके बाद जाना है सरमन जी के पास में। संतोष जी बताइएगा इस पर कि आरएसएस राष्ट्र भक्ति की बात करता है, तो आरएसएस की इस विचारधारा पर राहुल गांधी को क्या आपत्ति, और इस आरएसएस के बारे में विदेश की धरती पर जाकर बयान देने की क्या आवश्यकता? संतोष जी, इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। आरएसएस ने कभी राष्ट्र भक्ति की बातें नहीं की। आरएसएस ने हमेशा देश को तोड़ने की बातें की। आजादी के आंदोलन में आरएसएस का क्या योगदान था दुनिया जानती है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो आरएसएस के लोग वहां पर अंग्रेजों से माफीनामे लिखते थे, उनसे भत्ते लेते थे। और जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता की हत्या स्वयंसेवक ने कर दी। राष्ट्रपिता की हत्या पर मिठाइयां बांटी गई, संविधान की प्रतियां जलाई गई। और जिस प्रकार से सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, ये साफ कह दिया गया था कि आरएसएस का हाथ पूरी तरह से महात्मा गांधी की हत्या में है। और उसके बाद भी लगातार हर दंगे में जब आरएसएस का नाम आया तो आरएसएस से हमको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेना हो तो हम भगत सिंह से लेंगे, जवाहरलाल नेहरू से लेंगे, महात्मा गांधी से लेंगे। आरएसएस से एक भी कोई क्रांतिकारी इस देश के लिए शहीद हुआ हो, जेल गया हो, या गोलवलकर और हेडगेवार। चलिए मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा उपासने जी आपसे, इस पर आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन सरमन नगेले जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरमन नगेले जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि ये पहला आ रहा हूं, उपासने जा रहा हूं आपके पास में, उपासने जी आपके पास में आ रहा हूं। सरमन नगेले जी क्या कहेंगे राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर? बीजेपी इस बात को लेकर पहले भी हमलावर रही है कि वो जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो इस तरह के बयान देते हैं जहां पर देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। अब जो अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा है, आपकी प्रतिक्रिया सरमन जी? देखिए माननीय हितेश जी, राहुल गांधी जी ने जो कहा है अमेरिका में, वो देश की छवि प्रभावित हो रही है, छवि खराब कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और अभी जो उपासने जी ने कहा है कि ये राष्ट्रद्रोह है, राजद्रोह है, और ये इस तरह की उसमें आता है। अब मैं आपसे हितेश जी बस 1 मिनट का समय चाहूंगा। मेरी चिंता ये है कि भारत सरकार अभी जो भारतीय दंड संहिता थी उसके जगह जो है ना भारतीय न्याय संहिता लेकर आई है, और भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह जैसा कोई भी वाक्य नहीं, उसको समाप्त कर दिया गया है। एक दूसरा, यदि कहीं कोई नेता या कोई व्यक्ति अलगाव की बात करता है, विध्वंसकारी बात करता है, देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को यदि खंडित करता है, उसके खिलाफ जाता है, तो वो उसके लिए एक नया कानून बनाया है, उसको गंभीर अपराध माना है। तो अब यदि इस परिधि में कहीं कोई उनका बयान आ रहा हो माननीय राहुल गांधी जी का, तो ये परिधि में आएगा, लोग उठ जाए और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करना है उनको करें। अब यदि छवि की बात आ रही है तो छवि तो क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में, ग्लोबल विलेज की दुनिया में कोई कहीं से भी कुछ भी बोलता है, कहीं भी कुछ चीज आती है तो उसका क्या मत है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि माननीय राहुल गांधी जी इस समय देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं पार्लियामेंट में, मुख्य विपक्षी दल के, और साथ में चूंकि ब्रिटेन की प्रोसेस को अपने पार्लियामेंट्री प्रोसेस को लिया है, तो वहां के हिसाब से भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो नेता प्रतिपक्ष होता है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उनको भारत के संदर्भ में यदि कोई भी टिप्पणी करना है तो एक वो बहुत ही सदी हुई टिप्पणी और नीतिगत बात करें, वो इस तरह की बात ना करें जिससे कि भारत। ठीक है, सरमन जी ने जो बात कही, संतोष गौतम जी, यहां पर बात वही हो रही है कि अभी राहुल गांधी ने क्या कहा, ये महत्वपूर्ण भी है जाहिर तौर पर, और लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी इस वक्त देश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं
और ऐसे में विदेशी धरती पर जाकर इस तरह से बयान देना कि भारत पीछे है, भारत में रोजगार की कमी है, या आरएसएस की बात करना, ये सब करना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि जिस पोस्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उस लिहाज से ये ठीक किया उन्होंने? देखिए हितेश जी, मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है और मैं पहले भी जो बात मैंने कही उसका जवाब मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नहीं मिला। मैंने कहा था कि अगर राहुल गांधी जी ने इस प्रकार का कोई प्रश्न उठाया है तो उन्होंने आंकड़ों की बात की कि देश में बेरोजगारी के आंकड़े क्या है और चीन हमसे रोजगार दर में आगे है या नहीं, इस पर विषय पर बात हुई है। अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। इनसे प्लीज मेरी तरफ से पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, ये मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पिन पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन गौतम जी मेरे सवाल का जवाब भी तो दीजिए। मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि जिस पद पर वो हैं, क्या इस पद पर उनको विदेश में जाकर इस तरह का बयान देना चाहिए? आप सहमत हैं? जी मैं वही तो कह रहा हूं कि राहुल जी ने ये नहीं कहा कि हमको भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। उन्होंने कहा कि भारत इन मोर्चों पर भी आगे बढ़ सकता है। उन्होंने प्रगतिवाद की बातें की। लेकिन जब ये कोई कहता है कि भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, वो एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह जाना चाहिए। ठीक है, उपासना जी जवाब दीजिएगा। संतोष गौतम जी ने इससे पहले भी जो बात कही, और चूंकि आरएसएस के संदर्भ में भी बात कही, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो बात भी रखिएगा, और जो सरमन जी ने बात कही उस पर भी बात रखिएगा। उपासना जी देखिए जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये सारे आंतरिक बातों को आप यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। वर्तमान में जो विषय है उस विषय पर, इसको विषय से हटकर आपके प्रश्नों का जवाब दिए बिना गौतम जी जो है सब प्रकार की बातें कर रहे हैं। संघ के बारे में वहां जाकर कहने की क्या जरूरत है? संघ ने वहां अमेरिका में उनसे किसने पूछा कि संघ क्या है? यहाँ पर भारत में संघ पर आपने कितने प्रतिबंध लगाए? ठीक है, उनको बोलने दीजिए, गौतम जी बोलने दीजिए उनको। अदालत ने सारे प्रतिबंधों को गलत करार दिया, सारे प्रतिबंधों को गलत करार दिया। चाहे गांधी जी की हत्या की बात हो, आप उस बात को कहते हैं अदालत का फैसला पढ़ लीजिए, उसमें क्या है? संघ को बिल्कुल निरपराध घोषित किया, उसमें आप उस बात को लेकर, क्योंकि संघ की ताकत बढ़ती, आपको कभी भी अच्छी नहीं। आज संघ का एक स्वयंसेवक आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज जवाब नहीं है मेरी बात। आज संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना, इसलिए आपको लगता है कि संघ जो है, संघ के बारे में जाकर विदेश में जाकर आपको चीन की तारीफ करने की क्या जरूरत है? भारत से तुलना करने की क्या जरूरत है? भारत के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में चीन के मैन्युफैक्चरिंग से आपको तुलना करने की क्या जरूरत है? भारत के रोजगार के बारे में चीन से रोजगार की तुलना करने की क्या जरूरत है? क्या भारत का, अरे आप ये कह सकते थे कि भारत में हमको बढ़ाना है, लेकिन चीन। चलिए ठीक है, मेरे पास एक बयान हो रहा है, क्योंकि अब ये बयानों की एक श्रृंखला पड़ी है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी बहुत सारे नेताओं के बयान आपको सुनाए। शहजाद पूनावाला इस वक्त उन्होंने एक बाइट दी है, उनको भी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर थोड़ा सा आसान होगी, उस पर भी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा। शायद बाइट चलाइए उनकी। जब राहुल गांधी इस प्रकार की बातें करते हैं तो लगता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये एक मुहावरा है, इसको रियलिटी में ना ले। राहुल गांधी जी आइडिया ऑफ इंडिया पे बोलेंगे, जिनकी पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान कहा कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और आज तक उसका खंडन नहीं किया है, वो आइडिया ऑफ इंडिया समझा रहे हैं। संतोष गौतम जी जवाब दीजिएगा। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, बताइए गौतम जी। शहजाद पूनावाला को वैसे तो देश सीरियसली नहीं लेता, फिर भी अगर उनकी बात आई तो मैं बता देना चाहता हूं कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया की जो उन्होंने तुलना की, वो ये जो बयान है ये इस बात से छोटा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से अपनी माँ से उत्पन्न नहीं हुआ, मुझे सीधा भगवान ने भेजा है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति भगवान बन के पैदा हो गया इस देश में, ये देश के लिए शर्मनाक है। मोदी जी भगवान नहीं है, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश करेंगे तो हश्र वही होगा जो इस चुनाव परिणाम में उनका हुआ। 400 का नारा देने वाले बहुमत तक नहीं जुटा पाए अपने दम पे, ये हश्र होता है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं, लेकिन सवाल मेरा यही था कि जो बात यहां पर शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से इमरजेंसी लगाई गई थी, संविधान की हत्या की गई थी, और अब संविधान बचाने की बात अगर राहुल गांधी वहां पर करते हैं तो किस मुंह से करते हैं, ये बीजेपी ने कही। जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई और मनुवाद को, सरमन नगेली साहब, चूंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है,
संविधान की बात करते हैं, उन्होंने संविधान की हत्या की। चलिए सरमन नगेली साहब, मेरे एक समय की मेरे पास थोड़ी पाबंदी है, लेकिन जानना चाहूंगा आपसे मैं कांग्रेस पार्टी कि क्या कोई लकीर होनी चाहिए अगर कोई देश का नेता, जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति अगर विदेशों में जाकर अपनी बयान दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं देश के बारे में, तो क्या कोई एक लाइन होनी चाहिए कि इस मर्यादा की लाइन को पार न करें? आपको क्या लगता है? हितेश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपको चूंकि आप 140 करोड़ देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन के माध्यम से, आप कुछ लोगों के आदर्श हैं राजनीति के, बाकी चीजों के, तो आपको भाषा शैली और आपको बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि आप सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, आप एक इतने बड़े राजनीतिक दल पार्टी के आप नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और चूंकि आप खुद आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो भारत की विविधता, भारत की संस्कृति, भारत के लोग, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी बात भारत के बाहर जाने के दौरान कहने से पहले सोचना चाहिए कि ये आज जो मेरा जो कथन है वो भारत के संदर्भ में उचित है या नहीं। नगेले जी, एक प्रश्न मेरा है, क्या मोदी जी पर ये बात या अनुशासन की बातें लागू नहीं होती है? मैंने सभी के लिए पूछा गौतम साहब, मैंने किसी एक के लिए नहीं पूछा, मैंने सभी के लिए पूछा। जो भी नेता, जो भी राजनेता जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, वो पक्ष के हो, वो विपक्ष के हो, सभी के लिए मैंने ये सवाल पूछा था। और जो बात सरमन जी ने कही, वो बात से हमारी जनता जो इस वक्त दर्शक देख रही है वो भी इत्तेफाक रखती है, वो भी मानती है कि हाँ वाकई में सही है कि एक मर्यादा की सीमा होनी चाहिए। अगर विदेशों में जाकर हम बात कर रहे हैं तो क्या हमें कहना है देश की जो छवि है या देश की गरिमा, देश का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। आंकड़े अपनी जगह हो सकते हैं, बाकी जगह हो सकती हैं। अब देखते हैं जनता इस विषय को किस तरह से लेती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होकर बात रखने के लिए। नमस्कार।